स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। कुमकी हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ये प्रशिक्षित बंदी एशियाई हाथी हैं। दूसरा कथन है ये घायल जंगली हाथियों का पता लगाने, उन्हें बचाने एवं उनके उपचार में सहायता करने के साथ उन्हें मानव बस्तियों से दूर भगाने में सहायक हैं। तीसरा कथन है तमिलनाडु ने हाल ही में 62 कुमकी हाथियों को अन्य राज्यों में स्थानांतरित किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। कुमकी शब्द का प्रयोग भारत में प्रशिक्षित बंदी एशियाई हाथियों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, अतः कथन एक सही है। ये घायल जंगली हाथियों का पता लगाने, उन्हें बचाने, उनके उपचार में सहायता करने के साथ उन्हें मानव बस्तियों से दूर भगाने में सहायक हैं, अतः कथन 2 सही है। कुछ हाथियों को आदेशों का पालन करने तथा अन्य हाथियों को प्रशिक्षित करने में सहायता करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ये संरक्षण पहलों का समर्थन करने के क्रम में वन गश्ती में भाग लेते हैं। कर्नाटक से 62 कुमकी हाथियों को उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में स्थानांतरित किया गया, अतः कथन 3 सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। हाल ही में चर्चा में रही मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना तथा वियना अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? विकल्प ए जलवायु परिवर्तन शमन, विकल्प बी वृद्ध जनसंख्या और वृद्धजन देखभाल, विकल्प सी वैश्विक व्यापार और वाणिज्य या विकल्प डी मानवाधिकार और शरणार्थी संरक्षण। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। मैड्रिड और वियना कार्य योजनाएं वृद्धजन आबादी की चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक नीतियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं तथा वृद्धजनों की देखभाल और कल्याण पर जोर देती हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित यह नीति वृद्धावस्था पर वियना अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना और वृद्ध व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र का स्वस्थ आयु दशक 2021 से 30 अच्छे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर सतत विकास लक्ष्य 3 के अनुरूप है। भारत ने वर्ष 1999 में वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति तैयार की तथा मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय वृद्धावस्था कार्य योजना पर हस्ताक्षर करता है, अतः विकल्प बी सही है। हैजा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह आंत के संक्रमण के कारण होने वाली एक तीव्र दस्त संबंधी बीमारी है। दूसरा कथन है कुपोषित बच्चों और HIV एड्स से पीड़ित व्यक्तियों में मृत्यु का जोखिम अधिक होता है। तीसरा कथन है वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित केवल एक ही हैजा वैक्सीन है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। हैजा एक जल जनित रोग है जो मुख्यतः विब्रियो कोलरी नामक जीवाणु के कारण होता है, अतः आंत के संक्रमण के कारण होने वाली एक तीव्र दस्त की बीमारी है, अतः कथन एक सही है। इसमें गंभीर दस्त, उल्टी, पैरों में ऐंठन और कमजोरी की समस्या हो जाती है तथा यदि इसका उपचार न किया जाए तो निर्जलीकरण के कारण मृत्यु भी हो सकती है। बता दें कि जीवाणु से दूषित पानी पीने या भोजन खाने से किसी व्यक्ति को हैजा हो सकता है। गौरतलब है कि यह रोग उन क्षेत्रों में तेजी से फैल सकता है जहां सीवेज और पेयजल का उपचार अपर्याप्त है। कमजोर आबादी, विशेष रूप से कुपोषित बच्चे और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम स्टेज 8 से पीड़ित व्यक्ति मृत्यु दर के उच्च जोखिम में है, अतः कथन 2 सही है। वर्तमान में 3 WHO प्री क्वालिफाइड ओरल कोलेरा वैक्सीन यानी OCV, डुकोराल, शंचोल और यूवीचोल प्लस हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। भारत जेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह भारतीय भाषाओं के लिए विश्व की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल परियोजना है। दूसरा कथन है इसका नेतृत्व IIT बॉम्बे द्वारा राष्ट्रीय अंतः विषयी साइबर भौतिकी प्रणाली मिशन NMIPCS के अंतर्गत किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी। आइए अब जानते हैं भारत जेन के बारे में। यह एक जेनरेटिव AI पहल है जिसे सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को संबोधित करने के लिए भाषा, भाषण तथा कंप्यूटर दृष्टि में आधारभूत मॉडल तैयार करना है। यह भारतीय भाषाओं के लिए विश्व की पहली सरकारी वित्त पोषित
मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल परियोजना है, अतः कथन एक सही है। LLM ऐसी AI प्रणालियां हैं जो विशाल मात्रा में पाठ्य डेटा को संसाधित करके मानव भाषा को समझने और उत्पन्न करने में सक्षम है। इसका नेतृत्व IIT बॉम्बे द्वारा अंतर्विषयी साइबर भौतिकी प्रणाली से संबंधित राष्ट्रीय मिशन के तहत किया जाता है तथा इसमें IIT और IIM इंदौर जैसे शैक्षणिक संस्थानों का सहयोग शामिल है, अतः कथन 2 सही है, अतः विकल्प C सही है। इसमें भारत केंद्रित डेटा को व्यवस्थित करने हेतु प्रक्रियाएं विकसित करने पर जोर दिया गया है, जिससे देश का अपने डिजिटल संसाधनों पर नियंत्रण बढ़ सके। विशाखापत्तनम में द्वितीय विश्व युद्ध के पिल बॉक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है ये पिल बॉक्स द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संभावित दुश्मन आक्रमणों से विशाखापत्तनम के तटों की रक्षा के लिए एक सामरिक रक्षा प्रणाली का हिस्सा थे। दूसरा कथन है पिल बॉक्स नाम इसकी बॉक्स जैसी संरचना से लिया गया है जिसे सैनिकों के लिए गोला बारूद और आपूर्ति को संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प ए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्मित पिल बॉक्स संभावित दुश्मन आक्रमणों से विशाखापत्तनम के तटों की सुरक्षा के लिए एक रणनीतिक रक्षा नेटवर्क का हिस्सा थे, अतः कथन एक सही है। बता दें कि यह 20वीं सदी के प्रारंभ में गोलियों के भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मेडिसिन कंटेनरों से मिलता जुलता है, इसलिए इसे पिल बॉक्स कहा जाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला पिल बॉक्स आर के समुद्री तट पर स्थित है, जो समुद्र तट के कटाव से प्रकट हुआ है, जबकि जलारीपेटा मछली पकड़ने वाली कॉलोनी में दूसरा पिल बॉक्स रेत कचरे के नीचे दबा हुआ है। युद्ध के दौरान विशाखापत्तनम एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था क्योंकि यह गहरे प्राकृतिक बंदरगाह वाला भारत का प्रमुख नौसैनिक अड्डा था। आइए अब नजर डालते हैं इसके सामरिक महत्व पर। चूंकि पिल बॉक्स को आसपास के वातावरण का हिस्सा जैसा दिखने के लिए बनाया गया था, इसलिए दुश्मन के लिए उन्हें ढूंढना मुश्किल था। वे सामरिक केंद्र के रूप में कार्य करते थे, जिससे सैनिकों को समुद्र तट की रक्षा करने में सहायता मिलती थी। साथ ही दुश्मनों पर गोलीबारी के लिए सुरक्षित कवर भी मिलता था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ABDM को सभी भारतीय नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य ID प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। दूसरा कथन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA ABDM के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वास्तव में सभी भारतीय नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य ID प्रदान करने, इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, अतः कथन एक सही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित ABDM के लिए कार्यान्वित एजेंसी है जो मिशन के निष्पादन की देखरेख करती है, अतः कथन 2 सही है, अतः विकल्प सी सही है। भुगतान संतुलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश भुगतान संतुलन के चालू खाता भाग के मुख्य घटक हैं। दूसरा कथन है भुगतान संतुलन अधिशेष तब होता है जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी। भुगतान संतुलन किसी देश के निवासियों द्वारा किए गए सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का रिकॉर्ड है जो विदेशी मुद्राओं के सामने रुपए की सापेक्ष मांग को मापता है और विनिमय दरों एवं आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करता है। भुगतान संतुलन में 2 मुख्य घटक होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाते में वस्तु भौतिक वस्तुओं का व्यापार जिसमें घाटा निर्यात की तुलना में आयात अधिक होने का संकेत देता है, और अदृश्य सेवाएं स्थानांतरण और निवेश से आय जैसे कारक शामिल होते हैं। पूंजी खाता किसी देश की परिसंपत्तियों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश और देनदारियों ऋण उधार में परिवर्तन रिकॉर्ड करता है, अतः कथन एक सही नहीं है। भुगतान संतुलन घाटा तब होता है जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है, अतः कथन 2 सही नहीं है, अतः विकल्प डी सही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है FSSAI उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है।
दूसरा कथन है FSSAI खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को नियंत्रित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है, अतः कथन एक सही नहीं है। FSSAI खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को नियंत्रित करता है, अतः कथन 2 सही है, अतः विकल्प बी सही है। आइए अब नजर डालते हैं FSSAI के अन्य कार्य और शक्तियों पर। खाद्य उत्पादों और योजकों के लिए विनियमों तथा मानकों का निर्धारण, खाद्य व्यवसायों को लाइसेंस और रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना, खाद्य सुरक्षा कानूनों और विनियमों का प्रवर्तन, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता की निगरानी तथा पर्यवेक्षण, खाद्य सुरक्षा मुद्दों पर जोखिम मूल्यांकन और वैज्ञानिक अनुसंधान का संचालन करना। महालया और इसके महत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, महालया वह दिन है जब देवी दुर्गा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और राक्षस राजा महिषासुर का वध किया था। दूसरा कथन है, यह देवी पक्ष के अंत और पितृपक्ष के आरंभ का प्रतीक है। तीसरा कथन है, कोलकाता में दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल एक और दो, विकल्प सी 2 और 3, या विकल्प डी केवल 1 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। महालया वह दिन है जब देवी दुर्गा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और राक्षस राजा महिषासुर का वध किया था, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, अतः कथन एक सही है। महालया पितृपक्ष अर्थात पूर्वजों को सम्मानित करने के लिए समर्पित अवधि के अंत का प्रतीक है और देवी पक्ष यानी देवी दुर्गा की अवधि की शुरुआत का प्रतीक है, अतः कथन 2 सही नहीं है। कोलकाता में दुर्गा पूजा को मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया है। यह एशिया का पहला ऐसा महोत्सव है जिसे यूनेस्को मानवता के ICH के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प डी सही है। भारत में मंदिरों के राज्य विनियमन की ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? पहला कथन है, धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम 1863 का उद्देश्य मंदिर का नियंत्रण बिना किसी सरकारी निगरानी के पूरी तरह से धार्मिक समितियों को हस्तांतरित करना था। दूसरा कथन है, शिरूर मठ मामले 1954 में फैसला दिया गया कि धार्मिक संस्थाएं बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के अपने कार्यों का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन कर सकती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी। ब्रिटिश सरकार के धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम 1863 का उद्देश्य मंदिर के नियंत्रण को समितियों को हस्तांतरित करके मंदिर प्रबंधन को धर्मनिरपेक्ष बनाना था, लेकिन नागरिक प्रक्रिया संहिता और धर्मार्थ तथा धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम जैसे विधिक ढांचों के माध्यम से सरकारी प्रभाव को बनाए रखा गया, अतः कथन एक सही नहीं है। शिरूर मठ बनाम आयुक्त हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती मद्रास मामला 1954 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि धार्मिक संस्थाओं को अनुच्छेद 26D के तहत स्वतंत्र रूप से अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है, जब तक कि वे लोक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के विपरीत नहीं होते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है, अतः विकल्प डी सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन के अनुसार 16 वर्ष से कम आयु के सभी उपभोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट का उपयोग करने हेतु माता पिता की सहमति अनिवार्य है। दूसरा कथन है, भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 का उद्देश्य 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग को विनियमित करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।